Hello everyone, good afternoon and welcome to the channel MS Study Guru. So जैसे कि आप लोग आज स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज I have come up with a very important video जो कि है MPPSC 2026 से रिगार्डिंग. So बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी रिगार्डिंग कि what should be the last moment tips और ट्रिक्स जो हमको फॉलो करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है. I have qualified MPPSC written exam. So मेरा इस वीडियो में एक्सपीरियंस जो मेरे साथ हुआ मैं वो ही आपसे शेयर करूंगी एंड नॉट समथिंग जो कि बहुत अनरियलिस्टिक है. ये सारे मेथड्स जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये ट्राइड और टेस्टेड है और आप इसमें से जो भी आपको लगे कि आप फॉलो कर सकते हो आप डेफिनेटली ट्राई करना. एंड बहुत ही जल्द आपका एग्जाम आने वाला है जैसे कि हम सबको पता है. अभी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, डेट आगे बढ़ गई है, आज से होने वाली थी बट जल्द हो जाएगी और आपका एग्जाम तो आप सबको पता ही है अगस्त में होने वाला है. सो डेफिनेटली ये सब ट्राइड एंड टेस्टेड है. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट. सो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिप्स जो मुझे हेल्प करी थी ड्यूरिंग एमपीपीएससी प्रिपरेशन वो थी ये. तो मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है. कुछ चीजें हैं जो मुझे आपको बतानी है जो आपको मस्ट डू है बिफोर द एग्जाम और कुछ चीजें हैं जो आपको ड्यूरिंग द एग्जाम करनी चाहिए, राइट. एंड देन लास्ट में कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है अब जो लास्ट के आई थिंक कितने मई जून जुलाई 3 महीने जो बचे हैं. ओके, लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट. सबसे पहले आपको ऑफ कोर्स अब ये समय आ गया है जब 2-2.5 महीने बचे हैं कि आप रोज थोड़े से मॉक टेस्ट या फिर मैं कहूंगी पीवाईक्यू या कोई भी एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस इन सबको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो. तो आधा घंटा बैठकर या 1 घंटा जो भी आपका स्केड्यूल आपको अलाउ करता है आपको बैठ के पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं. जरूरी नहीं है वो एमपीपीएससी के ही हो, वो किसी भी एग्जाम के हो सकते हैं बिकॉज यू नेवर नो कि कौन से एग्जाम का पीवाईक्यू कब आ जाए शायद या उससे रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट आ जाए, है ना. तो आपको सबसे इम्पोर्टेंटली यहाँ पर पीवाईक्यूज या फिर प्रैक्टिस टेस्ट या फिर क्वेश्चंस ट्राई करने हैं. इसके लिए आप कोई बुक खरीद सकते हो या फिर आप ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे वीडियोस हैं. कोई भी एग्जाम का, कोई भी स्टेट का एपी का एग्जाम, सेट का एग्जाम, नेट का एग्जाम, किसी भी एग्जाम जिसमें इकोनॉमिक्स आता हो आप वो एमसीक्यू लगाओ, ठीक है, बिकॉज दैट विल गिव यू प्रैक्टिस. अब एमसीक्यू लगाने के बाद आपको उसको एनालाइज भी करना है. ये चीज हम लोग मिस कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने आधे घंटे बैठा और आधे घंटे में मैंने अराउंड 20 क्वेश्चन सॉल्व करे, है ना. अब इस 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अगर मेरे 20 में से 20 सही है तो बहुत अच्छी बात है, मेरी प्रिपरेशन अच्छी है. बट अगर मेरे सपोज 12 सही है और 8 मेरे गलत हैं तो ये जो 8 है इनको छोड़ना नहीं है, इनको एनालाइज करना है, राइट. तो आप क्या कर सकते हो वीक में अभी क्योंकि समय है तो आप ऑल्टरनेट डेज एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो. वीक में सिर्फ 3 दिन आपको करना है और फिर अगले दिन उसको एनालाइज करो कि 8 गलत है तो इसका सही आंसर क्या है, क्यों गलत हुआ, क्या इसके पीछे का लॉजिक है, कोई नया कॉन्सेप्ट या नया टॉपिक है क्या इसके पीछे जो आपने नहीं पढ़ा और उसको पढ़ लो. क्योंकि 1 महीने पहले या फिर मैं कहूंगी 15 दिन पहले कोई भी नया टॉपिक पढ़ने का कोई सेंस नहीं होता. नया टॉपिक पढ़ने का समय अभी है जब आपके पास 2-3 महीने हैं, है ना. तो एनालाइज करना बहुत जरूरी है, राइट. जितने भी गलत हो, 2 क्वेश्चन गलत हो 2 को एनालाइज करो, उससे रिलेटेड कोई नया टॉपिक है उस टॉपिक को स्टडी करो. ओके, सो दिस विल रियली हेल्प यू. फर्स्ट एंग्शियसनेस नहीं होती अगर आप पहले से एमसीक्यू लगाते रहते हो तो आपको एग्जाम डे पर तो आपको एग्जाम डे पर पता रहता है कि कैसे सॉल्व करना है क्या. एंड ये हुआ है मेरे साथ. मतलब देयर आर टाइम्स जो कुछ एग्जाम्स के लिए जब मैं प्रिपेयर नहीं करती तो एग्जाम पे बड़ा एंग्जाइटी होती थी. वो क्वेश्चन पढ़ने में भी आप 2 बार क्वेश्चन पढ़ रहे हो फिर आंसर टिक कर रहे हो, राइट. सो इसलिए ये सब अवॉइड करने के लिए आपको ये चीज करनी है. ओके, नेक्स्ट अप वी हैव मैसिव रिविजन स्पेशली ऑफ एमपी इकोनॉमी पार्ट. वी ऑल नो इस बार के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, राइट. पेपर 1 में भी एमपी के और पेपर 2 में भी जो इकोनॉमिक्स का है दोनों में ही है. एंड एमपी का पेपर इज अ पेपर जो आपका लिटरली कट ऑफ को क्लियर करने में प्लस रैंक हासिल करने में या सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाने में हेल्प करता है. बहुत सारे एस्पिरेंट्स इसको इग्नोर कर देते हैं. इकोनॉमिक्स हम सब कर लेते हैं, हम लोग इकोनॉमिक्स 5 साल से पढ़ते आ रहे हैं यूजी पीजी में, नेट में भी, है ना. बट एमपी जिसका स्ट्रॉन्ग होता है मैंने खुद देखा है उनका स्कोर बहुत ज्यादा रहता है जो उनके फाइनल सिलेक्शन में हेल्प करने में हेल्प करता है, फाइनल सिलेक्शन होने में हेल्प करता है. तो डोंट इग्नोर एमपी पोर्शन. एमपी को आपको स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा. एमपी काफी स्टैटिक है, आई नो, इसमें काफी चीजें लर्न करने की रहती हैं बट रिमेंबर माई वर्ड्स, दिस इज द पार्ट जो कि आपका सिलेक्शन करेगा. क्योंकि अगर इकोनॉमिक्स कोई टफ क्वेश्चन आएगा
तो सबके लिए टफ है, बट यू नो एमपी के क्वेश्चंस कंपैरेटिवली इजी आते हैं एंड पीवाईक्यू से रिलेटेड भी आते हैं, राइट। एंड एमपी इज समथिंग जो आप पहले से स्टार्ट कर दो तो हो जाएगा आपका। तो मैसिव रिविजन स्टार्ट कर दो अब, और स्पेशली एमपी का, क्योंकि ये स्टैटिक है तो हम भूल जाते हैं। तो एक टाइम टेबल बनाकर रोज आपको एटलीस्ट अपने 1 से 2 घंटे एमपी इकोनॉमी को देने ही है विद इकोनॉमिक्स, है ना। देन मेक माइक्रो नोट्स, ट्रस्ट मी व्हेन आई से, ये मेरे लिए गेम चेंजर हैबिट है विच इज प्रिपेयरिंग माइक्रो नोट्स। ओके, सो व्हाट आर माइक्रो नोट्स, ये मैं आपको बताती हूँ। तो माइक्रो नोट्स जैसे कि नाम समझ में आ रहा है, बहुत छोटे नोट्स रहते हैं। जैसे नोट्स बनाने के भी तरीके होते हैं, एक हम सब बहुत डिटेल्ड नोट्स बनाते हैं। जिनने भी नोट्स बनाए हैं, अगर कोई कोचिंग के मटेरियल से भी आप पढ़ रहे हो तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट ये जो दोनों डिटेल्ड और मटेरियल नोट्स रहते हैं ना, ये ऑफकोर्स बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव रहते हैं। अब जब आप रिवीजन करने बैठते हो ना, आपको पता है आपको एक कॉपी भर के एक सब्जेक्ट का रिवाइज करना है, तो पहले से हमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होने लगता है हमारा ब्रेन। तो माइक्रो नोट्स मतलब क्या रहता है, आप A4 साइज शीट्स लो व्हाइट कलर की, इस पे आपने कोई भी टॉपिक का नाम लिखा, उस टॉपिक के मेन पॉइंट्स या मेन आइडिया और फैक्ट्स इसमें लिख लो, राइट। ऐसे ही फिर दूसरा टॉपिक लो, उसके मेन आइडियाज लिख लो, फिर तीसरा टॉपिक लो, उसके मेन आइडियाज या कुछ याद करने का कॉन्सेप्ट है वो लिख लो, फ्लो चार्ट बना लो, एक्सेट्रा। तो वो जो एक टॉपिक है जो आपने अपने डिटेल्ड नोट्स में 2 से 3 पेजेस में कवर किया था, आपको उसको अपने माइक्रो नोट्स में शॉर्ट में कवर करना है, विच इज आधे से भी आधे पेज में, सिर्फ इतने पोर्शन में। तो इससे क्या होता है, आपका अगर एक बुक जितना या सपोज एक रजिस्टर जितना बड़ा माइक्रो के नोट्स बन गए, अब आपको कोशिश करनी है कि आप अपने ये माइक्रो सब्जेक्ट के नोट्स ऐसे माइक्रो नोट्स में मुश्किल से 10 पेजेस में खत्म कर दो। तो दिस विल हेल्प यू इन व्हाट, रिविजन। ओके, ऐसे ही आप मैक्रो का बनाओ, इंडियन इकोनॉमी, मैथ्स, स्टैट्स, ट्रिक्स, पब्लिक एनवायरनमेंट, ग्रोथ, इंटरनेशनल, सबके आपके पास सबके माइक्रो नोट्स होने चाहिए। ओके, तो ये 1 पेज सब्जेक्ट समरीज होती हैं, इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स, इवन जो भी आपको लग रहा है भूलोगे इसमें लिख लो। आर्टिकल कमिटीज के नाम, एमपी स्कीम्स के नाम, एक आपने इकोनॉमिक्स के माइक्रो नोट्स बनाए, एक आपने एमपी के बनाए। ओके, देन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, मैपिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रहता है रिविजन के लिए। ओके, बार बार रिविजन के लिए। तो ये आप एक हैबिट या एक ट्रिक ट्राई करके देखो, इट विल रियली हेल्प यू, राइट। नेक्स्ट अप वी हैव डिस्कस डाउट्स विद फ्रेंड्स, ये भी बहुत हेल्प करता है। कभी कभार हमको लगता है हमारी प्रिपरेशन तो ठीक चल रही है, हम बोर होने लगते हैं, बट देन मेक अ ग्रुप ऑफ लाइक 2-3 पीपल, एक साथ व्हाट्सएप का ग्रुप बना लो, whomsoever जिसके साथ आप बॉन्ड अच्छा करते हो, उस ग्रुप में क्वेश्चंस भेजो, उस ग्रुप में आंसर्स करो, और जिस भी क्वेश्चन में डाउट है उसको डिस्कस करो, राइट। तो इससे होता क्या है, आपको अपनी प्रिपरेशन पता चलती रहती है कितनी अच्छी है। हो सकता है आपको कोई नया क्वेश्चन दिख जाए तो सामने वाले ने भेजा हो, राइट। प्लस अगर आपको कुछ नहीं आता तो फिर आप उसको डिस्कस करते हो, तो आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाती है। यू नेवर नो, एग्जाम में वही रिलेटेड कॉन्सेप्ट आ जाए, तब आपको याद आएगा कि ओके, यू कैन ऑलवेज विन इन अ टीम। सोलो आप हमेशा नहीं चल सकते, बिकॉज ये बहुत लंबी जर्नी है। तो जो भी आपके फ्रेंड्स है, आपको लगता है कि ओके इनके साथ हम डिस्कस कर सकते हैं, उनके साथ बैठ के आप ये चीज कर सकते हो। देन फोकस ऑन वीक सब्जेक्ट्स, लाइक आई टोल्ड, अभी हमारे पास 2.5 मंथ्स अराउंड है। आपको अभी भी लग रहा है कि ये सब्जेक्ट मुझे बिल्कुल नहीं आता, इसको उठाओ, राइट। इसको पूरी तरीके से नहीं छोड़ना है, आपको हर सब्जेक्ट को पढ़ना है। भले ही आप इन डेप्थ तरीके से 3 से 5 सब्जेक्ट्स को पढ़ लो, बट दूसरे सब्जेक्ट्स अगर आपको लग रहा है आपको बिल्कुल भी नहीं आते, तो उसके इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है, जो आपको पीवाईक्यू में दिखे हैं, पीवाईक्यू एनालाइज करना बहुत जरूरी है। ओके, तो वो टॉपिक्स तो आप करके ही जाओ, राइट, क्योंकि अभी आपके पास समय है, बाद में आपके पास समय नहीं होगा। देन मेक प्रॉपर टाइमलाइन स्पेसिफिक शेड्यूल, मतलब कि आज है 10th ऑफ मे, मैम मैंने 20th ऑफ मे तक प्लान बनाया है कि मैं अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंप्लीट कर लूंगी। ओके, इसको बोलते हैं टाइमलाइन स्पेसिफिक शेड्यूल। फिर मैंने 21 को सोचा है कि मैं एमसीक्यू या फिर पीवाईक्यू प्रैक्टिस करूंगी ग्रोथ के पूरे दिन बैठकर, एंड अपना पेपर 1 एमपी पढ़ूंगी। 22 मई से मैं 30th मई तक मैम अपना इंटरनेशनल पढ़ूंगी। तो टाइमलाइन स्पेसिफिक एकदम डेट के साथ आपको स्केड्यूल बनाना है, बिकॉज लास्ट के मंथ्स में यही चीज हेल्प करती है। अब फिर वो जो 2 दिन है, जो 8-10 दिन आप अलॉट करो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, उन 10 दिनों में और कोई सा सब्जेक्ट नहीं आपको उठाना है। दिस इज अ स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए जिनको सीक्वेंस वाइज पढ़ना पसंद है, साइमल्टेनियस पसंद नहीं है, राइट।
तो जिनको साइमल्टेनियस पसंद है कि मैम मैं तो थोड़े टाइम माइक्रो पढ़ूंगी, थोड़े टाइम मैक्रो पढ़ूंगी, फिर ग्रोथ पढ़ूंगी, दैट इज फाइन, ये आपकी स्ट्रैटेजी है। बट यहाँ पर मैं वो चीज बता रही हूँ जो मेरे लिए काम करी थी। मेरे को सीक्वेंस वाइज पढ़ना पसंद है कि एक सब्जेक्ट पूरा खत्म किया तो खत्म, अब उसको उठाना भी नहीं है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे। ठीक है, तो टाइमलाइन बनाना बहुत जरूरी है अपने आप के लिए, क्योंकि एग्जाम आने में देर नहीं लगती बिल्कुल, राइट। सो दीज आर द थिंग्स जो आपको अभी करनी है तुरंत, राइट। एंड मैराथन्स वगैरह आप देखो, आई थिंक मैंने इसमें डाला होगा, नहीं डाला तो आई टेल यू गाइज कि जब आपका 1 महीना बचे तो आप मैराथन्स देखा करो। मैराथन्स इज अ वेरी नाइस वे ऑफ रिवाइजिंग। कभी कभार हम पढ़ पढ़ के बहुत ज्यादा थक जाते हैं, वी वांट समथिंग विजुअल, वी वांट समथिंग ऑडियो रिलेटेड, राइट। तो मैराथन्स इज अ वेरी गुड ऑप्शन, राइट। देन जो आपको अब एग्जाम में करना है, कुछ चीजें मुझे वो बतानी थी जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगी, जो मैंने गलतियां करी थी, राइट। फर्स्ट, यूज एलिमिनेशन मेथड, इसको यूज करना आपको सीखना पड़ेगा, और ये आपको आएगा जब आप वो पीवाईक्यू या फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे, है ना। तो यहाँ पर आपको एलिमिनेशन ट्रिक सीखनी होगी, क्योंकि हर क्वेश्चन का आंसर आपको आए ऐसा तो हो नहीं सकता है, राइट। तो आपको अगर लग रहा है कि दो ऑप्शन ऑलमोस्ट सेम है, तो बहुत बार होता है कि दोनों ही ऑप्शंस गलत है। आपको अगर लग रहा है ए बी सी डी में से बी और सी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, फर्स्ट वर्ड पढ़ के ही आपको समझ आ गया, राइट। ऐसे कोई वर्ड्स लिखे हैं, एक्सट्रीम वर्ड्स, ऑलवेज, ओनली, नेवर, कंप्लीट, ये वर्ड्स यूजुअली जिस भी स्टेटमेंट में रहते हैं वो स्टेटमेंट गलत रहते हैं, क्योंकि एक्सट्रीम आंसर्स नहीं होते, उसको तुरंत काट दो, इनकी तरफ हम नजर भी नहीं जानी चाहिए। आपके पास ऑप्शन बच गए ए और डी, ए और डी में से आपका आंसर होगा, राइट। तो एलिमिनेशन करने से क्या होता है, टाइम बचता है। अगर आपको पहले ही वर्ड से दिख गया कि ये ऑप्शन एकदम गलत है, तुरंत काटो, आगे का पढ़ने की जरूरत ही नहीं है उसको, राइट। तो दो ऑप्शंस ऑलमोस्ट सेम है तो गलत होते हैं। एक्सट्रीम वर्ड्स को ध्यान में रखो, एलिमिनेशन सीखो, राइट। फैक्ट लिंक करो, अगर एक पार्ट ऑप्शन का गलत है तो ऑब्वियसली वो पूरा ऑप्शन गलत होगा, भले ही कभी कभी होता है ना, एक स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट में दो पार्ट है, अगर आपको पता है ये पार्ट तो सही है बट ये पार्ट गलत है, तुरंत एलिमिनेट कर दो ऑप्शन, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, राइट। दोनों को सही होना चाहिए, राइट। तो एलिमिनेट द होल ऑप्शन, और ये आपका काफी इंक्रीज कर देगा स्कोर प्लस टाइम। एलिमिनेशन बहुत टाइम आपका सेव करता है। अब ये कैसे आएगा, ये बोलकर बिल्कुल भी नहीं आएगा कि एलिमिनेशन करो, ये प्रैक्टिस करने से ही आएगा। मैं कितना मर्जी बोल दूं, आपको प्रैक्टिस से ही ये समझ आएगा कि होता क्या है ना। देन इनिशियली अगर आपको लग रहा है आपका न्यूमेरिकल पार्ट वीक है, टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है, क्योंकि हम बह जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि हम कैसे एक क्वेश्चन में ही कभी कभार 10 मिनट लगा देते हैं, और फिर एंड में हमको बहुत ज्यादा जल्दी करना पड़ता है। तो प्लीज अगर आपको लगे न्यूमेरिकल आपको नहीं बनता, आप थोड़े वीक हो, आपको इसको करने में थोड़ा समय लगेगा, उसको छोड़ो, आगे बढ़ो, ठीक है। एंड अंत में जब सब कुछ खत्म हो जाए तब आओ वापस इन क्वेश्चन पे, है ना। तो छोड़ने का मतलब ये नहीं छोड़ ही दो, अंत में वापस आओ आप इन सब पे, पर पहले जो जो लग रहा है आता है वो तो कर लो एटलीस्ट, क्योंकि बाद में फिर बहुत ज्यादा एंग्शियसनेस होने लगती है, राइट। देन कंप्लीटिंग द पेपर इज इंपॉर्टेंट, लाइक आई टोल्ड, ये नहीं होना चाहिए कि आपने वो न्यूमेरिकल तो सॉल्व कर लिया बट मैम मेरे आखिरी के 10 क्वेश्चन छूट गए, राइट। ये नहीं होना चाहिए, कंप्लीटिंग द पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो थोड़ा स्मार्टली देखो, अगर आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक आपको आता ही नहीं है, क्वेश्चन पढ़ के आपको लग रहा है कि यार इसको सोचने में थोड़ा दिमाग लगेगा, छोड़ो, आगे बढ़ो, है ना, अंत तक पहुंच जाओ, फिर वापस पीछे आओ। देन नेगेटिव मार्क्स मैनेजमेंट, ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक आई टोल्ड, पेपर 1 और इकोनॉमिक्स दोनों में ही इस बार नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको गेस्ट इंटेलिजेंट गेस्ट लगाना है, आपको एकदम ब्लाइंड तुक्का आप नहीं लगा सकते कि ओके जय माता दी कर दी ABCD में से, है ना, ये अब नहीं हो सकता, क्योंकि उससे आपके पॉजिटिव स्कोर भी नेगेटिव हो जाएंगे। कोई क्वेश्चन है अगर उसमें आपको बिल्कुल भी नहीं आता कि मैम समझ ही नहीं आ रहा कि क्या होगा, बस एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है विच इज ऑप्शन बी, छोड़ दो इसको, क्योंकि आपको अभी बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है एंड हाई चांसेस आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा और इससे आपके नेगेटिव मार्क हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी इसके बारे में आइडिया नहीं है, छोड़ दो इसको, लालच में नहीं आना, ग्रीड में नहीं आना। द पेपर इज नॉट अबाउट किसने कितना ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, द पेपर इज अबाउट किसने कितना ज्यादा सही करा, टोटल स्कोर किसका ज्यादा है। क्योंकि आई हैव सीन स्टूडेंट्स जिन्होंने अरे ए और बी में से कुछ होगा मैम लग रहा है, मैं तुक्का मार देता हूँ, बिल्कुल भी ऐसे करते करते उनका फाइनल स्कोर बहुत कम हो गया, इवन इफ उन्होंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, है ना। तो नेगेटिव मार्किंग के साथ थोड़ा आपको इस बार बच के रहना पड़ेगा। देन दिस इज अ मिस्टेक जो मैंने अपने अटेम्प्ट में करी थी, राइट। तो इसने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया था। मैंने अपने सारे क्वेश्चंस क्वेश्चन पेपर को देखकर छोटा छोटा सॉल्व कर लिया था वहीं पर ही पेंसिल से, अलाउड नहीं रहता है बट मैंने अपने दिमाग में लग दिया था, एक छोटा सा डॉट लगा दिया, हम स्टूडेंट्स, हमको पता है हमको कैसे अपने चीजों को करना है, राइट। तो वहीं सॉल्व कर दिया रफ में, वहीं लिख लिया, सॉल्व कर दिया रफ में, वहीं लिख लिया, कर लिया। OMR को मैंने देखा ही नहीं,
आखिरी के 15 मिनट बचे थे और मेरी पूरी OMR खाली पड़ी थी, जिसके कारण मुझे बहुत ज्यादा स्पीड में अपने OMR को फिर भरना पड़ा। प्लस इसके कारण 2-3 क्वेश्चन ऐसे हुए जो मैंने गलत टिक कर दिए, क्योंकि यहाँ से मैंने देखा आंसर बी है, यहाँ आकर मैंने गलती से सी पे गोला मार दिया। और इस पे आप लोग को हैंड रिटन OMR फिल करना पड़ता है, राइट। तो इसमें ऑप्शन भी नहीं है कि आपने अगर सी टिक कर दिया तो वापस आप बी पे जा पाओ। तो मेरा सजेशन होगा कि जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा, आंसर मिला, OMR सॉल्व करो। क्वेश्चन देखा, OMR, क्वेश्चन देखा, OMR, अपने सारे आंसर्स OMR पे सॉल्व करो। रफ में सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। तो OMR को साइमल्टेनियसली फिल करना है। चीट शीट्स का मतलब क्या होता है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ बहुत बार अपनी क्लासेस में। चीट शीट्स भी बहुत हेल्प करती है। जब आपको अपना क्वेश्चन पेपर मिल गया, राइट, उसके साथ साथ आपको एक रफ पेज मिलता है क्वेश्चन पेपर में ही साइड में, राइट। उस रफ पेज में आप अपने कुछ फॉर्मुलेज लिख लो जो आपको लग रहा है कि आप भूल जाओगे और इस पे से क्वेश्चन आ ही सकता है। जैसे जो ISLM होता है, इसका एक टेबल रहता है। मुंडल फ्लेमिंग जो रहता है, इसका भी एक टेबल रहता है कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या होगा, मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव होगी, फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव होगी, ऐसी इसका भी रहेगा कि IS आपका जब फ्लैट होगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा, वर्टिकल रहेगा, फिर LM, फिर स्टीप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये जो टेबल अगर आपने हमारे प्लेटफॉर्म से पढ़ा है तो आपको पता होगा। ऐसे फॉर्मूले जो आपको लग रहा है कि यार इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, पीछे से अपनी चीट शीट पे बना लो पहले से ही। फिर जब क्वेश्चन आएगा तो आपको बस पीछे पलट के देखना है एंड यू विल गेट द आंसर। आपको मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लिखना है, लिख लो। अगर आपको लग रहा है कि आप भूल जाओगे, जो भी चीज आपको याद है, कोई कमिटी का ईयर याद आ रहा है, लिख लो, राइट, छोटा सा। तो इसको बोलते हैं चीट शीट, जो आपको क्वेश्चन में हेल्प करती है। जरूरी नहीं आप क्वेश्चन आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है, बट दिस इज समथिंग विच वी डू, जो हमको बहुत फैक्चुअल डेटा एकदम से याद नहीं आ पाता, उसको जल्दी से हम लिख लेते हैं, है ना। तो दिस इज ऑल्सो समथिंग विच वर्क्स। देन नेक्स्ट अप, कॉमन मिस्टेक्स। अब जो आपको अवॉइड करनी है ड्यूरिंग एनी एग्जाम, एक्चुअली सिलेबस को इग्नोर नहीं करना है, PYQ को इग्नोर नहीं करना है। सिलेबस स्पेसिफिक हमें कंटेंट पढ़ना है। सिलेबस में अगर कोई चीज मेंशन नहीं है तो हम उसको नहीं पढ़ना है, राइट। प्लस एग्जाम पैटर्न और एग्जाम क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं इसको देखने का सबसे अच्छा तरीका है PYQ। तो PYQ के एनालाइज करा करो कि कौन से टॉपिक में से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक बार अगर आप नजर मार लोगे ना तो भी आपके दिमाग में रहेगा कि ओके इस टॉपिक से क्वेश्चन आया तो है, राइट। रटना नहीं है पूरे PYQ के क्वेश्चन बैठ के। MP को नेग्लेक्ट नहीं करना है, इसका इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दिया। हिंट्स, हिस्ट्री, ट्राइब्स, एक्सेट्रा, पॉलिटी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर स्कोरिंग। प्रोक्रेस्टिनेशन एंड लैक ऑफ रिविजन इज नॉट समथिंग यू शुड डू कि कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। रेगुलर रिविजन का स्केड्यूल बनाओ एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। पोस्ट पेपर डिस्कशन आपको नहीं करना है। जब आपका एग्जाम हो जाए, अब एग्जाम चला गया, अब आपको उसको डिस्कस कर सिर्फ एंजाइटी होगी और कुछ नहीं होगा, राइट। तो अपना मेंटल काम बना के रखो, ओके। बिफोर द ये CSAT नहीं होना चाहिए, डिस्कसिंग पेपर 1 ड्यूरिंग द ब्रेक एंड बिफोर CSAT, मतलब अपना तो साथ में ही होता है। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही कुछ 1 घंटे के ब्रेक के साथ। तो पेपर 1 को डिस्कस नहीं करो बिफोर द इकोनॉमिक्स एग्जाम, ओके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे आपका मेंटल फोकस बिगड़ सकता है। Then sleep is revision. Of course, 8 hours of sleep is very important before the exam. तो एग्जाम के 1 हफ्ते पहले अपना स्केड्यूल बिल्कुल मत बिगाड़ो कि 3 बजे तक पढ़ेंगे, 4 बजे तक पढ़ेंगे, नहीं। 11-12 बजे के बाद यू हैव टू स्लीप, क्योंकि दैट विल प्रिपेयर योर ब्रेन एग्जाम डे पे कैसे फंक्शन करना है, ओके। बिकॉज एग्जाम डे पे यू हैव टू बी फुल्ली अलर्ट, फुल्ली एजाइल, है ना। देन ट्रस्ट योर हार्ड वर्क एंड डोंट सेल्फ डाउट। अल्टीमेटली आपने जो मेहनत करी है वो आपको उस एक दिन में प्रूव करना है एंड अपने आप पे ट्रस्ट करना है, डाउट नहीं करना। जितना आपने पढ़ा है उतना आप अपने बेस्ट कैपेसिटी में पढ़े हो, बेस्ट दिया है, एंड दैट इज द फीलिंग यू शुड हैव आफ्टर योर एग्जाम। तो बाकी रिजल्ट्स भगवान के हाथों में, ओके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर सम ऑफ द टिप्स जो मुझे लगा कि आपको फॉलो करना चाहिए। एंड लास्टली, अगर आपको हमारे साथ प्रिपेयर करना है तो हमारे पास भी MPPS असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच है, जो कि कॉम्बो है पेपर 1 एंड इकोनॉमिक्स। एंड अगर सिर्फ इकोनॉमिक्स चाहिए तो सिर्फ इकोनॉमिक्स भी है, सिर्फ पेपर 1 चाहिए तो सिर्फ पेपर 1 भी है। एवरीथिंग अवेलेबल ऑन आवर ऐप MS स्टडी गुरु। आप ऐप इंस्टॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। इस कोर्स में आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, MP इकोनॉमी पूरी कवर्ड मिलेगी विद करंट बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, PDF नोट्स एंड PYQ डिस्कशंस, क्विजेस एंड एक WhatsApp नंबर फॉर डाउट रिजॉल्विंग। सो आप एनरोल करने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली हमारी ऐप से भी कोर्स बाय कर सकते हैं। सो काफी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है जिन्होंने पेपर 1 कंप्लीट करा है, पेपर 2 सिमरन मैम द्वारा कराया गया, राइट।
सो दिस इज इट फ्रॉम माई एंड एंड ऑल द वेरी बेस्ट. कुछ भी आपको लगे तो आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. ओके, थैंक यू सो मच.